हेलो दोस्तों, केम डिटेल्स की थर्ड लेक्चर बेसिकली 12th की थर्ड लेक्चर पे आपका स्वागत है, जिस पे मैं आज आपको पढ़ाने वाला हूँ डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। स्क्रीन पे देखो, आपको पता चल चुका होगा कि आज का जो मेन टॉपिक रखा है डिस्टिंग्विश बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड। देखो, चैप्टर तो बहुत छोटा है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको आता है, लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ टर्म्स बताऊँगा जिनको यहाँ पर अप्लाई होगा। कि ऐसा नहीं मैं 7-8 पॉइंट्स बता दूंगा कि आप लिख लोगे तो आप हो जाएगा, 3 मार्क्स आ जाएंगे, लेकिन आपको वो टर्म याद रखने के लिए वो टर्म्स आपको याद रहना चाहिए, समझना पड़ेगा वो टर्म्स जो मैं 7-8 टर्म्स बता। देखो, इससे पहले जो फास्ट लेक्चर था उस पर हमने पढ़ा था क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है और सॉलिड बेसिकली क्या होता है, और उनको हमने 2 तरह से डिवाइड किया है, एक होता है अमॉर्फस और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन। उसके बाद में हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का भी क्लासिफिकेशन किया था जो कि सेकंड लेक्चर पे था। तो आज का जो लेक्चर रहेगा मैं कुछ अमॉर्फस सॉलिड के बारे में और कुछ बताऊंगा, और एक सॉलिड आएगा जो कि होगा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। वो क्या होता है ना, क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमॉर्फस सॉलिड के बीच में इंटरमीडिएट आता है, उसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहले हम पढ़ेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड क्या है। क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में हम पढ़ चुके थे, अमॉर्फस सॉलिड के बारे में उसी लेक्चर में मैं कुछ बताया था, लेकिन आज हम डिटेल पे जानेंगे कि अमॉर्फस सॉलिड क्या है, और क्लीवेज प्रॉपर्टी भी इसका देखेंगे। आइसोट्रोपी अनआइसोट्रोपी, जो कि शॉर्ट नोट्स आता है कि आइसोट्रोपी क्या है और अनआइसोट्रोपी क्या है। तो हेडिंग लगाया अमॉर्फस सॉलिड। जैसे कि पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अमॉर्फस सॉलिड होता है, एक ग्रीक वर्ड से आता है जिसका नाम है अमोर्फी। ये होता है ना अमॉर्फस सॉलिड, वो वर्ड्स याद रखने, वर्ड्स आ गए तो केमिस्ट्री आपको हाथों में है। अमॉर्फस ये एक ग्रीक वर्ड से आता है जो कि होता है ओमोर्फी। ओके, ओमोर्फी का जो मीनिंग होता है वो होता है शेपलेस। देखो यार, जैसे सेकंड लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक डेफिनेट शेप होता है, साइज होता है और वॉल्यूम होता है, लेकिन अमॉर्फस के अंदर ये कुछ भी नहीं होता, शेपलेस। इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ना, उनके अंदर हमें अरेंजमेंट दिख सकते हैं, लेकिन जो होल क्रिस्टल के अंदर वही अरेंजमेंट रहेंगे ऐसा कोई मायने नहीं रखता। तो इसीलिए इनको एक अलग से ब्रांच में सॉलिड के अंदर क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस से डिवाइड किया गया। तो अमॉर्फस सॉलिड बस इतना ही, शेपलेस होते हैं। अभी देखेंगे कि क्या होता है क्लीवेज प्रॉपर्टी। अमॉर्फस का क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है और क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लीवेज प्रॉपर्टी क्या है। यहाँ पे लिखता हूँ क्लीवेज प्रॉपर्टी, हेडिंग लगा क्लीवेज प्रॉपर्टी। यहाँ पे क्रिस्टलाइन पे अमॉर्फस। देखो, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे कि मैंने बताया है, इनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट आते हैं, लेकिन इनके अंदर नहीं आते। तो मान लो मेरे पास ऐसा क्रिस्टल है, ओके, ये एक क्रिस्टल है, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और उसी तरह मान लो कि ये भी एक क्रिस्टल सॉलिड है, लेकिन ये अमॉर्फस है। अगर मैं इसको एक शार्प नाइफ से आके काटूंगा, मतलब यहाँ से काट लूँगा, यहाँ बीच में आके एक शार्प नाइफ से इसको काट लूँगा, तो क्या होगा ना, यहाँ पे ये ऐसे कट जाएगा। मतलब इस पे जो एजेस होंगे ना वो शार्प होंगे, और इनके जो फेस होता है, ये जो फेस हुआ ना, ये एक फेस हुआ ना, ये जो है प्लेन रहता है, प्लेन फेस शार्प एजेस जो है शार्प कटेंगे। लेकिन अगर मैं उसी तरह अमॉर्फस सॉलिड को, एक अमॉर्फस सॉलिड को लाके यहाँ से कट लगाऊंगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, सिंपली एक फ्रैक्चर हो जाएगा। ऐसे नहीं है कि शार्प एजेस आएंगे, एजेस तो शार्प होंगे, लेकिन इनके अंदर जो फेस रहेगा ना वो फ्लैट नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना बात। इनके अंदर अगर मैं कट लगाया तो ये शार्प एजेस एंड फ्लैट फेस के साथ में आएंगे, लेकिन इनके अंदर जब मैं कट लगाया तो इनके अंदर फ्रैक्चर्ड, वो बोलते हैं फ्रैक्चर्ड।
फ्रैक्चर हो जाएगा, लेकिन इनके अंदर फ्लैट फेस आएंगे एंड शार्प एजेस आएंगे, एज के साथ में ये कट करेगा। तो ये था क्लीवेज प्रॉपर्टी। समझ पे आई बात? इसके बाद हम जानेंगे आइसोट्रॉपी क्या होता है, अनआइसोट्रॉपी। देखो ये टॉपिक काफ़ी फेमस है, आइसोट्रॉपी और अनआइसोट्रॉपी। आइसोट्रॉपी एंड अनआइसोट्रॉपी। फिलहाल गर्मी काफ़ी हो रही है। खैर आइसोट्रॉपी क्या है? आइसोट्रॉपी पहले ये आपको याद रखना पड़ेगा कि आइसोट्रॉपी जो दिखाते हैं वो अमोर्फस सॉलिड दिखाते हैं, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो दिखाते हैं अनआइसोट्रॉपिक नेचर। तो पहले डेफिनेशन आप समझो कि आइसोट्रॉपिक किसको बोलते हैं, आइसोट्रॉपिक सब्सटेंस किसको बोलते हैं, और वो जो प्रॉपर्टी है उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपी, वो जो दिखा दे। तो आइसोट्रॉपिक एक सब्सटेंस को आइसोट्रॉपिक बोलेंगे, उसका प्रॉपर्टी को आइसोट्रॉपी बोलेंगे। ओके, पहले समझो द सब्सटेंस, पहला आइसोट्रॉपी, द सब्सटेंस which does not show any directional difference in property is called आइसोट्रॉपिक। समझ रहे हो ना बात? देखो, द सब्सटेंस विच डज नॉट शो एनी डायरेक्शनल डिफरेंस इन प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोट्रॉपी। इनके अंदर जो आता है वो आता है क्या, अमोर्फस सॉलिड। क्यों ऐसा होता है स्ट्रक्चर के साथ में मैं आपको बताऊंगा, और उसके बाद में हम जानते हैं अनआइसोट्रॉपी क्या है। अनआइसोट्रॉपी का डेफिनेशन, अनआइसोट्रॉपिक द substances which show directional difference in केमिकल हो सकता है, फिजिकल हो सकता है, ऐसा नहीं, बस हम प्रॉपर्टी लिखेंगे। डिफरेंस इन प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड अनआइसोट्रॉपिक सब्सटेंस। अनआइसोट्रॉपिक के अंदर हमारा आता है क्रिस्टलिन। ओके, आइसोट्रॉपिक के अंदर आ गया अमोर्फस सॉलिड। देखो ये डेफिनेशन आपको समझ में आ गया? समझ में नहीं आया कोई बात नहीं, अभी स्ट्रक्चर के साथ में समझाएंगे। कॉपी कर लिए बस। अब अभी देखो मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, वहीं से आपको समझ में आ जाएगा। देखो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टल के अंदर, एक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, वो कुछ भी उनके अंदर अरेंजमेंट होगा। लॉन्ग रेंज हो सकता है, शॉर्ट रेंज, वो बाद में, लेकिन कुछ तो अरेंजमेंट होगा। मान लीजिए मैं ऐसा एक अरेंजमेंट बनाता हूँ, ये जो डॉटेड है वो ऐसे रहेंगे। ओके, उसके बाद में यहाँ पे होल्स बीच बीच में, फिर यहाँ पे डॉटेड, सॉरी, फिर यहाँ पे होल्स। अगर ध्यान पे आप देखोगे, अगर मैं यहाँ पे एक लाइन डालूंगा, यहाँ पे फिर से एक, यहाँ पे एक होल, अगर देखोगे मैं इस डायरेक्शन पे अगर आऊँगा,
अगर मैं इस डायरेक्शन से आया तो मैं किसको टच किया, जो ये वाले जो मार्क थे इनको टच किया। अगर मैं ऐसे साइड से आऊँगा, मैं साइड से ऐसे आ गया तो देखो यहाँ पे क्या हुआ ना, अल्टरनेट जो ये वाले मार्क्स और ये जो होल्स हैं ये दोनों आ रहे हैं। तो इनके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं क्या वो सेम रहेंगे? नहीं रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखो केवल सेम एक तरह से आता है। ये जो मार्क्स हैं ये मार्क्स एक तरह से आ गए, लेकिन यहाँ पे अल्टरनेट होल्स और ये जो डॉटेड मार्क्स हैं ये दोनों आ रहे हैं। तो यहाँ पे कुछ तो फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होगा ना। तो यही बात है कि आइसोट्रोपी और अनआइसोट्रोपी, ये क्रिस्टल का मैंने कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल बताया। तो इसीलिए जो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो होता है ना, डायरेक्शनल डिफरेंसेस आता है प्रॉपर्टी के अंदर। तो ये एक अनआइसोट्रोपिक क्रिस्टल का स्ट्रक्चर था जिनके अंदर मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स दिखाया। और इसके अंदर हम अगर इस डायरेक्शन पे जाते हैं तो हम केवल एक तरीके की मार्क्स को टच कर पाए। लेकिन अगर मैं ऐसे साइड से गया तो यहाँ पे देख रहे हो आप कि मैंने इस डॉट मार्क को और ये होल मार्क को दोनों को टच करके गया, तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगे। तो इसीलिए इनको अनआइसोट्रोपी बोला गया क्रिस्टलाइन सॉलिड को। समझ आ गया? तो अभी चलो देखते हैं जो प्रॉपर्टीज होंगे वो क्या क्या होंगे। जो बेसिकली जो प्रॉपर्टीज इनके अंदर चेंजेस आता है वो होता है थर्मल एक्सपांसन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन आता है, और कंडक्टिविटी, इलेक्ट्रिकल और थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। यही सब प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, मतलब फिजिकल, कुछ ऐसे फिजिकल प्रॉपर्टीज है जिनके अंदर चेंज आता है, नहीं तो वही सब सेम आते हैं। कुछ प्रॉपर्टीज, सम प्रॉपर्टीज डिफरेंट इन अनआइसोट्रोपी देन आइसोट्रोपी। यहाँ पे एक एग्जाम्पल, फेमस एग्जाम्पल है सिल्वर आयोडाइड पे। सिल्वर आयोडाइड एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है। इसके अंदर अगर आप देखोगे, हमने एक डायरेक्शन देखा गया है, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है, ये हम नहीं बोल रहे हैं, एक्सपेरिमेंट से देखा गया है कि एक डायरेक्शन में इसका जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन है ना, एक डायरेक्शन में ये पॉजिटिव आता है, लेकिन अगर हम दूसरे डायरेक्शन पे जाते हैं तो ये नेगेटिव आता है। तो इसी से कंक्लूजन आया कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो चेंजेस होते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ को हम अनआइसोट्रोपी बोलते हैं। चलो ठीक है, उसके बाद में हो गया आइसोट्रोपी क्या है, अनआइसोट्रोपी क्या है, समझ में आ गया होगा। इसके बाद में हम चलेंगे लॉन्ग रेंज या फिर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट। अरेंजमेंट के ऊपर देखो यार, इनके अंदर जो सॉलिड्स मैंने आपको बताया था कि सॉलिड के अंदर जो अरेंजमेंट होते हैं वो लॉन्ग रेंज हो सकते हैं, शॉर्ट रेंज हो सकते हैं, या फिर रेगुलर हो सकते हैं, या फिर हाफ हजार्ड हो सकते हैं। इनके हिसाब से जो लॉन्ग रेंज ऑर्डर अरेंजमेंट है वो सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे दिखा गया है, और जो शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट है वो अमोर्फस पे दिखा गया है। देखो, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल है क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास। देखो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा ये है क्वार्ट्ज। इसके अंदर आप देखोगे, स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ये क्वार्ट्ज है। इसके अंदर जो है ये जो हेक्सागोनल चैम्बर्स आप दिख रहे हैं, जो हेक्सागोनल चैम्बर्स वो क्या है, पूरे क्रिस्टल के अंदर फैले हुए हैं। ऐसे नहीं कि यहाँ पे एक हेक्सागोनल चैम्बर, वहाँ पे कोई दूसरा। यहाँ पे आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे कि ये जो क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज के अंदर, क्वार्ट्ज भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, लेकिन इसके अंदर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट हो गया। लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट होने के तय यहाँ पे जो है अनआइसोट्रोपिक नेचर दिखाता है लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट के अंदर। अगर यहाँ पे आप देखोगे ये है क्वार्ट्ज ग्लास, क्वार्ट्ज ध्यान रखना, एमसीक्यूज में आता है कि क्वार्ट्ज क्या, कौन सा वाला क्वार्ट्ज क्रिस्टलाइन है या फिर अमोर्फस, और क्वार्ट्ज ग्लास क्या है। यहाँ पे आप देख रहे हो क्वार्ट्ज ग्लास क्या है ना, इनके अंदर जो हेक्सागोनल चैम्बर्स है वो इतना रेगुलर नहीं है, मतलब हाफ हजार्ड, यहाँ पे कुछ वहाँ पे कुछ, तो ऐसा आप समझो। तो समझ ली बात, अरेंजमेंट लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट क्या है, शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट क्या है। उसके बाद आइसोट्रोपी अनआइसोट्रोपी गया, उसके बाद में देखेंगे इंटर कन्वर्सन। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, ये आपके बोर्ड पे नहीं है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपको जानना जरूरी है। बायोलॉजी पे आता है, बॉटनी पे शायद, बॉटनी पे आता है कि आनेलिंग एक आता है, आनेलिंग वार्ड एक आता है डीएनए चैप्टर पे, मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो उसका भी पार्ट यहाँ पे आएगा कि इंटर कन्वर्सन।
देखो यार, इंटर कन्वर्सन क्या है, मतलब यहाँ पे हमें क्रिस्टलाइन को अमोर्फोस पे कन्वर्ट करना है, अमोर्फोस को क्रिस्टलाइन कन्वर्ट करना है। अगर समझ लो क्रिस्टल, क्रिस्टल तो एक सॉलिड सब्सटेंस हो गया। अमोर्फस जैसे कि मैंने आपको बताया कि उस पर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट होता है, लेकिन वो गैसेस और लिक्विड की तरह थोड़ा थोड़ा बिहेव करता है, पूरा नहीं। मतलब ये गैस, अमोर्फस सॉलिड सॉलिड बोलते हैं, फिर बोलता हूँ कि गैस है लिक्विड है, ऐसा नहीं है। उनके अंदर हाई विस्कोसिटी होगा, उनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने सालों लगा देते हैं। बेस्ट एग्जांपल अगर आप होगा कोई पुराने मकान के अगर आप देखोगे तो घर पे जो ग्लास स्लाइडर लगे होते हैं ना, वो थोड़े दिन बाद आगे की तरफ झुक के रह जाते हैं। वही एक बेस्ट एग्जांपल है अमोर्फस सॉलिड का इंटर कन्वर्सन। अगर समझो, अगर मैं अमोर्फस सॉलिड को क्रिस्टल पे कन्वर्ट करना चाहूँ तो हमें क्या करना पड़ेगा, उसका जो है जो मेल्ट या फिर जो वेफर है उसको फ्रीज करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। अगर मान लो एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, समझ रहे हो ना बात, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और एक अमोर्फस सॉलिड है। मुझे क्या करना है, क्रिस्टलाइन सॉलिड से अमोर्फस को कन्वर्ट करना है, अमोर्फस सॉलिड से क्रिस्टलाइन कन्वर्ट करना है। अगर मुझे क्रिस्टलाइन से अमोर्फस कन्वर्ट करेगा तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं फ्रीजिंग। इस पे क्या होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसको एक टेम्परेचर पे मेल्ट करना पड़ता है, उसके वेपर को धीरे धीरे फ्रीज करके हम बना लेते हैं अमोर्फस सॉलिड पाते हैं। उसी तरह अमोर्फस को अगर हमें क्रिस्टलाइन करना हो तो हमें क्या बनना पड़ेगा, इसको एक प्रोसेस बोलते हैं एनीलिंग। इस प्रोसेस पे क्या है, एक मेटल, एनीलिंग प्रोसेस बेसिकली मेटल पे ही आता है, सॉलिड पे भी किया जाता है आजकल। क्या होता है ना, जो मेटल है उसको एक डेफिनाइट टाइम, एक डेफिनाइट टेम्परेचर पे, एक डेफिनाइट टाइम के लिए उसको हीट किया जाता है, उसके बाद में इसको स्लोली कूल किया जाता है। उससे क्या होगा, जो अमोर्फस सॉलिड है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे क्वार्ट्ज और क्वार्ट्ज ग्लास वो एक तरह के होते हैं, उसको इंटर कन्वर्टेबल भी कर सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर गया इंटर कन्वर्सन। इसके बाद जो होगा पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड, ये आपके चैप्टर के अंदर नहीं आता है, लेकिन फिर भी हम तो पढ़ेंगे पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर इससे पढ़ने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि यहाँ पे सारे स्कूल कॉलेजेस जो है बंद पड़े हैं जुलाई तक, शायद हाँ जुलाई तक बंद पड़े हैं। और उसके बाद में क्या है ना, गवर्नमेंट का रूल ये बीच पे आया था कि जो इवन और ऑड नंबर के रोल नंबर बच्चे हैं एक एक दिन, मतलब एक दिन पे इवन जाएंगे, दूसरे दिन पे ऑड जाएंगे, तो ऐसा कुछ सीन है। तो मैं आज से सोच रहा हूँ, प्लान ये कर रहा था कि ऑर्गेनिक को भी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आपका इनऑर्गेनिक अगर आप देखोगे तो बस 3 चैप्टर उसके नोट्स देने से ही आपको कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप कॉलेज में नोट्स देंगे, सिर्फ नोट्स देके अगर आपको उसको रिवाइज कर देंगे तो वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन ऑर्गेनिक बहुत बड़ा चैप्टर है, उसको समझने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। उसको अगर एक बार याद रहेगा ना तो समझो आपको पेपर के पहले दिन बस आपको पेज उल्टाना है और पेपर पे सारा आ जाएगा। समझ, प्लान कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक का भी 12th का भी ऑर्गेनिक आ जाऊँ, देखते हैं। तो चलो, पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है, देखो ये क्या होता है ना, ये क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड दोनों का एक मिक्सचर होता है। मान लो एग्जांपल, इसका बेस्ट एग्जांपल है एल्यूमिनियम और स्टील होता है, स्टील। ये दोनों पॉलीक्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। इनके अंदर देखो ये ऐसा क्यों हुआ, देखो यार, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं। इनके अंदर ये जो क्रिस्टल्स हैं, इनके अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स होंगे ना, मान लो एक क्रिस्टल, मान लो ऐसा कोई क्रिस्टल नहीं है, ये एक क्रिस्टल है, इनके अंदर ये स्मॉल पार्टिकल्स हैं, ये सब स्मॉल पार्टिकल्स हो गए। मान लो ये सब स्मॉल पार्टिकल्स हो गए। अगर मैं ये एक जूम इन करके दिखाता हूँ इस पार्टिकल को, मैं आपको जूम इन करके, ये मान लो ये जो पार्टिकल है
ये पार्टिकल को मैं बड़ा करके दिखाता हूँ, इस केवल इस पार्टिकल को। ओके, तो यहाँ पे देख रहे हो जो अरेंजमेंट है वो ऑर्डरली है। ओके, यहाँ पे जो देख रहे हो ये जो पार्टिकल्स है ना, इस पार्टिकल को, ये क्रिस्टल है, ये मत समझ लो ये एल्यूमिनियम का एक क्रिस्टल है, इसके अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं। मैं एक पार्टिकल को जूम इन करके आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या आप देख रहे हो कि इसके अंदर इस पार्टिकल के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो एक रेगुलर अरेंजमेंट में है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उनके अंदर रेगुलर अरेंजमेंट नहीं है। तो इसी कारण ये है पॉलीक्रिस्टलाइन के अंदर आते हैं। पॉलीक्रिस्टल मतलब कुछ क्रिस्टल के प्रॉपर्टीज, कुछ अमोर्फोस के प्रॉपर्टीज। चलो ये बात हो गया पॉलीक्रिस्टलाइन सॉल्ट। अभी इसके बाद में आपको थोड़ा शायद आना चाहिए अमोर्फोस सॉलिड के कुछ यूजेस के बारे में, लेकिन वो मैं पढ़ाने वाला नहीं हूँ, वो आप बुक देख के आप समझ में आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है, बस कुछ याद रखना है, सेमीकंडक्टर्स, कुछ सोलर सिस्टम, ऐसे कुछ यूजेस हैं उसके, तो उसके बारे में मैं तो नहीं बताने वाला हूँ। अभी हम डायरेक्ट चलते हैं क्रिस्टलाइन अमोर्फोस सॉलिड के डिस्टिंग्विश के ऊपर, जो कि हमारा मेन चैप्टर है। तो मैं थोड़ा इंक भर लेता हूँ उससे पहले। क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे मैं लिखूँगा अमोर्फोस सॉलिड। ये हो गया। अभी देखो क्या है, मैं आपको बस क्रिस्टलाइन सॉलिड का ही पॉइंट्स बताऊंगा, कुछ 7-8 पॉइंट बताऊंगा, और आपको अमोर्फोस सॉलिड के बारे में आपको खुद लिखने हैं। खुद लिखोगे तो आपको याद हो रह जाएगा, उसके साथ थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगा। इसका बस आपको ऑपोजिट लिखना है, जिस पे बदलेगा मैं आपको बताऊंगा। पहला पॉइंट है, देखो मैं ये नहीं लिखूंगा दे हैव लिखूंगा, आप एग्जाम पे लिखोगे क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव, दे हैव डेफिनाइट शेप या फिर जियोमेट्री लिखते हैं। दे हैव डेफिनाइट जियोमेट्री ड्यू टू डेफिनाइट अरेंजमेंट of atoms, ions or molecules in 3-dimensional space. ओके, यहाँ पे बस आपको इसका ऑपोजिट ही लिखना है कि यहाँ पे क्या लिखोगे, दे डू नॉट हैव डेफिनाइट शेप साइज ड्यू टू इनडेफिनाइट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि इसके अंदर लॉन्ग रेंज अरेंजमेंट दिखता है, इसके अंदर शॉर्ट रेंज अरेंजमेंट दिखता है। तो यहाँ पे कुछ तो प्रॉपर्टीज चेंज होंगे ना, फिजिकल प्रॉपर्टीज। उसके बाद में सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे दे हैव शार्प एमपी। एमपी का मतलब क्या है, मेल्टिंग पॉइंट। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। ओके, ये दोनों पॉइंट आप पहले लिख लो। दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद में आता है, 2 पॉइंट लिख लिए। जो थर्ड पॉइंट आता है, इनका जो होता है ना, ये अनआइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो ये अनआइसोट्रोपिक है। दे सो द प्रॉपर्टी ऑफ अनआइसोट्रोपी का प्रॉपर्टी दिखाते हैं, और ये आइसोट्रोपी होते हैं। crystalline solids are rigid and does not distort
इन माइल्ड फोर्सेस। अगर मैं एक चीज़ को फोर्स दूंगा तो वो क्या होगा, टूट जाएगा या फिर कुछ होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या है ना, इतने जल्दी टूटते नहीं हैं, तो दे डज नॉट डिस्टर्ब इन माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्सेस। तो यहाँ पे उसका अलग होगा। तो ये 4 पॉइंट आप लिख लिए कि पहला था जो था कि इनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं, वो जो है 3 डायमेंशनल आरे में 3 डायमेंशनल में आटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होता है। इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट होते हैं। दे शो दी प्रॉपर्टी ऑफ अनाइसोट्रॉपी, अनाइसोट्रॉपी का प्रॉपर्टी दिखाते हैं। और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर रिजिड होते हैं। और जो माइल्ड डिस्टॉर्टिंग फोर्स है, इनको क्या बोला जाता है, उसके बाद में 5th पॉइंट में यहाँ पे लिखना चाहूँगा। 5th पॉइंट क्या है, दे आर रिजिड इन नेचर। रिजिड नहीं, रिजिड शायद मैं लिख चुका हूँ, हाँ लिख चुका हूँ। तो ये क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं ना, they show the property of anisotropy. Crystalline solids are rigid and does not disturb in mild disturbing forces. These are considered as true solid. इनको true solid भी बोला जाता है। तो यहाँ पे इसका, ये तो सब आप ऑपोजिट लिख सकते हो, लेकिन इसका मैं बता देता हूँ। These are considered as pseudo solid और सुपर कोल्ड लिक्विड। ओके, अब लिख लो, मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या मेरे पे आता है कि नहीं आता। हाँ ठीक है, आ रहा है। उसके बाद में देखो 5 पॉइंट और हो गया। उसके बाद में ये आप लिख लेना। 6ठा पॉइंट जो होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे कि मैंने आपको फास्ट पे पढ़ाया था, इस लेक्चर के पहले पढ़ाया था। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, ये भी एक पॉइंट है। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, गर्मी काफ़ी हो रहा है। दे अंडरगो क्लीन क्लीवेज, यहाँ पे वैसे रॉप क्लीवेज, रॉप कॉट भी लिख सकते हैं, क्लीवेज भी लिख सकते हैं। उसके बाद में इनका जो हीट ऑफ फ्यूजन होता है ना, इनका शार्प होता है क्रिस्टलाइन का, लेकिन इनका शार्प नहीं होता। दे हैव शार्प या फिर डेफिनाइट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। दे डू नॉट हैव शार्प डेफिनाइट लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इन्हीं पॉइंट्स को आप, ये सब पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे बुक आप प्रेफरेंस करके और भी बहुत सारे पॉइंट्स है, जैसे कि ये क्रिस्टल सिमेट्री आपके बुक पे एंड पे एक पॉइंट दिया हुआ है। ये क्रिस्टल सिमेट्री दिखाता है, लेकिन इनके पास क्रिस्टल सिमेट्री नहीं है, तो देख लें। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर पे मैं आपको एक बार बताना चाहूँगा कि ये जो है ना, लॉकडाउन चल रहा है। लॉकडाउन के चलते जुलाई से पहले तो मुझे नहीं लगता ही स्कूल कॉलेजेस खोलेंगे। तो मैं आपको अच्छा एक सजेशन दूंगा कि आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें। वहाँ पे क्या होता है ना, लाइव इंटरेक्शन हो पाता है। देखो यार, ऑनलाइन क्लासेस बहुत कॉलेजेस पे आ चुके हैं, कुछ कॉलेजेस में नहीं आता है, तो आप यूट्यूब पे जाके पढ़ सकते हो। लेकिन यार टाइम बर्बाद मत करो। टाइम बर्बाद करने से क्या होता है ना, ये जो टाइम चला जाए तो मतलब कोर्सेस जो है सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। श्योर, ये तो सबको पता है कि सिलेबस कंप्लीट इस साल नहीं होगा, लेकिन हमें पढ़ना है। देखो, तो मैं क्या प्लान कर रहा हूँ कि ऑर्गेनिक भी डालूँ +2 सेकेंड ईयर का ऑर्गेनिक भी आ जाएगा कल से। ठीक है, चलो।